नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आप सभी पढ़ रहे होंगे ऐसी मुझे आशा है और आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपके जो भी सजेशन हो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपके सजेशनों को मैं ज़रूर स्वीकार करूँगा। ठीक है, और जो भी अगली क्लास आएगी उसमें उन सजेशनों को मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम इतिहास का विभाजन पढ़ चुके थे। साक्ष्यों के आधार पर हमने इतिहासकारों ने इतिहास को 3 पार्टों में बांटा था, जिसमें एक था आद्य ऐतिहासिक काल, एक था प्राक ऐतिहासिक काल और एक था ऐतिहासिक काल, है ना। जिसमें हमने देख लिया था कि प्राक ऐतिहासिक काल वो होता है जो जिसकी जानकारी सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है, साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं होते। आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों उपलब्ध तो होते हैं, लेकिन जानकारी हमें सिर्फ साहित्यिक स्रोतों से ही पुरातात्विक स्रोतों से ही मिल पाती है। साहित्यिक स्रोतों से जानकारी हमें नहीं मिल पाती। कारण क्या है कि हम उनको पढ़ नहीं पाते। ठीक है, और दूसरा ये जो अंतिम जो था इतिहास का विभाजन वो था ऐतिहासिक काल, जिससे हमको साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोतों से जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमने बांटा था प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। उसमें से जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसका हमने एग्जाम्पल दिया था पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल का एक उदाहरण माना जाता है। तो वहीं से स्टार्ट होता है हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाषाण काल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं, आप भी अपने रजिस्टर में हेडिंग डाल लीजिए, पाषाण काल। पाषाण काल, प्यारे साथियों, इसको अंग्रेजी में स्टोन एज बोलते हैं, स्टोन एज। ठीक है, कहीं कहीं आपको लिथिक एज भी देखने को मिल जाएगा, लिथिक एज। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे? एक तो हम इसका थोड़ा सा हम परिचय देख लेंगे। क्या देख लेंगे? परिचय। ठीक है, परिचय में क्या आएगा? परिचय में हम दो तीन चीज देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि आखिर इसका नाम पाषाण काल क्यों रखा गया, है ना। नाम पाषाण काल क्यों रखा गया? ठीक है, ये एक इंटरव्यू का सवाल है। वैसे तो कम ही बनता है यहाँ से इंटरव्यू में सवाल, लेकिन बन सकता है कि पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम इसमें देख लेंगे कि इसकी खोज से संबंधित कौन कौन से विद्वान रहे हैं, है ना। इसका जो खोज का जो काम रहा है वो किन किन विद्वानों ने किया है, तो खोज से संबंधित काम देखेंगे। ठीक है, एक पोर्शन तो हम ये देखेंगे। दूसरा पोर्शन जो इसमें देखने वाले हैं वो हम देखेंगे कि पाषाण काल का विभाजन, है ना। विभाजन देखेंगे हम, विभाजन। ठीक है, पाषाण काल का विभाजन देखेंगे। ठीक है, अब देखो पाषाण काल को हमने 3 पार्टों में बांट रखा है, आपको पता होगा। वो सारा विभाजन हम इसमें यहाँ पे देखने वाले हैं और प्रत्येक काल की क्या क्या विशेषताएं रही थी वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो आप अच्छे से धैर्य बना के रखना। और यहाँ से सवाल बनता ही बनता है कंपटीशन एग्जाम में, ये ध्यान रखना, खासकर नेट की एग्जाम में और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की एग्जाम में। इन तीनों एग्जामों में यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। खोज से भी बनता है एक सवाल, मैं बताऊंगा कौन सा महत्वपूर्ण है, वो अक्सर पूछा जाता है। और विभाजन से तो सवाल मतलब मान के चलिए बनता ही बनता है। नेट में तो हर साल ही आता है और प्रोफेसर में भी लगभग आता ही आता है, 2-3 सवाल आते हैं प्रोफेसर में तो, है ना। इसलिए इस टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ना है और जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या महत्वपूर्ण है, वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गवाए सीधा परिचय पे आते हैं। ठीक है, तो इसका देखो पाषाण काल का नाम पाषाण काल क्यों पड़ा, इसमें हम केवल एक कंसेप्ट बेस है, मैं आपको बोल के ही सुनाऊंगा, इसमें कुछ लिखने का नहीं है। ठीक है, तो देखो पाषाण काल का नाम पाषाण काल इसलिए पड़ा
क्योंकि ये एक ऐसा काल था जिसमें इंसान सिर्फ पत्थरों पर निर्भर था। यानी कि वो रहता था तो पत्थरों की गुफाओं में रहता था, पत्थरों की गुफाओं के ऊपर सोता था, पत्थरों की गुफाओं के ऊपर बैठता था, और अपना जो खाना तैयार करता था ये वो एकदम जानवरों को मारकर या किसी पेड़ से फल तोड़कर करता था। तो पेड़ से फल तोड़ता था तो पत्थरों से फेंक के और फल तोड़ता था, और जानवरों को मारता था तो ये पत्थरों से ही है जो उनको मारता था। देखो पत्थरों से मारता था ना, ऐसे फेंक के नहीं मारता था। अभी पाषाण काल में मारता था, लेकिन पाषाण काल का जो प्रारंभिक समय था उसमें नहीं मारता था फेंक कर कब मारता था ये भी मैं आपको बताऊंगा। पाषाण काल में मारने लग गया था, पत्थर फेंकने का ज्ञान मनुष्य को पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन थोड़ा बाद में हुआ था, आरंभिक पाषाण काल में नहीं हुआ था, है ना। आरंभिक पाषाण काल में क्या करता था, किसी ऊंचे टीले पे ये खड़ा हो जाता था और देखता था कि नीचे से कोई जा रहा है, तो एकदम बड़ा सा पत्थर ऐसे बस गुड़का देता था, तो वो गुड़कता वो पत्थर उसके ऊपर जाके गिर जाता था और वो जानवर मर जाता था, फिर उसको जो ये खा लेता था। इस प्रकार से करता था। तो कहने का मतलब इसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन था वो पूर्ण रूप से पत्थरों पर ही निर्भर था। भोजन भी बनाएगा तो मतलब अपने भोजन जो तैयार करता था, बनाने का मतलब ऐसे नहीं कि ये पकाता था या कहूँ खेती करता था। अभी मतलब पाषाण काल के आरंभ में खेती नहीं करता था, ठीक है, लेकिन ये जानवरों को मारकर और अपना भोजन तैयार करता था बस ये, और कुछ कंदमूल फल खाकर और अपना जीवन गुजारा कर लेता था। इस प्रकार से था। तो पत्थरों पर निर्भर होने के कारण इस काल का नाम पाषाण काल पड़ा। इसमें किसी प्रकार की धातु का ज्ञान मनुष्य को नहीं था, नहीं खेती करने का ज्ञान था, नहीं पशुपालन का ज्ञान था आरंभिक पाषाण काल में, है ना। इसलिए केवल पत्थर का ज्ञान था इसको, पत्थर से ये है जो अपने औजार वगैरह बना लेता था, जैसे हस्त कुठार है, बिदारणी है, गंडासा है ना, इस प्रकार के औजार बना लेता था। तो इसलिए इसको पाषाण काल नाम दिया गया है, बस इतना सही है इसमें। अच्छा, एक सवाल और बढ़ जाता है इंटरव्यू में, यहाँ से सवाल ये बढ़ता है कि क्या वर्तमान में भी पाषाण काल चल रहा है या समाप्त हो गया है। तो ध्यान रखिए प्यारे साथियों, वर्तमान में भी पाषाण काल चल रहा है। कैसे कि बहुत से पाषाण के ऐसे औजार हैं या पत्थर का मानव जीवन में अभी भी भरपूर उपयोग है। मैं तो ये कहता हूं कि उस जमाने से ज्यादा उपयोग वर्तमान में हो रहा है पत्थर का। लेकिन उस जमाने को पाषाण काल क्यों कहा और वर्तमान को क्यों नहीं कहा? उस जमाने को पाषाण काल इसलिए कहा था क्योंकि उस समय पत्थर का महत्व मनुष्य के लिए सबसे अधिक था, इसलिए। और वर्तमान में पत्थर का उपयोग अधिक हो रहा है। हम देखते हैं कि हमारे घरों की जो नीचे की फर्श हो या ऊपर की फर्श हो, पत्थर का प्रयोग होता है। दीवारें पत्थर की बनाई जाती हैं, है ना। तो पत्थर का प्रयोग बहुत अधिक हो रहा है। टेलें पत्थर की होती हैं, तो बहुत अधिक पत्थर का उपयोग वर्तमान में हो रहा है। उस जमाने में इतना प्रयोग नहीं था। लेकिन इस काल को पाषाण काल क्यों नहीं कहा? क्योंकि इस समय मानव पत्थर पर ही निर्भर नहीं है। इस समय मनुष्य ने धातु की जानकारी मनुष्य को हो गई है। तो जैसे लोहा, स्टील और सोना, चांदी, इनको मनुष्य भली भांति से जानता है और इनका अच्छे से उपयोग वर्तमान जीवन में करता है। इसलिए हम इस काल को पाषाण काल कहते नहीं है। बाकी पाषाण का उपयोग वर्तमान में हो रहा है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि पाषाण काल चल रहा है, लेकिन उस रूप में नहीं है जिस रूप में ये था। इसलिए इसी काल को पाषाण काल कहा जाता है, वर्तमान काल को नहीं। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। ये हो गया। साक्षात्कार में कुछ थोड़ा बहुत सवाल बनता है तो वो हो जाएगा, कभी कंपटीशन एग्जाम में सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ खोज के ऊपर। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं और आज अच्छे से हम लिखते हैं कि इसकी खोज में किन किन विद्वानों का योगदान रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं खोज। देखो, पाषाण काल की खोज से संबंधित जो भी विद्वान रहे हैं उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है डॉक्टर प्राइमरोज का। किसका? डॉक्टर प्राइमरोज का। ठीक है, डॉक्टर प्राइमरोज का नाम सबसे
अग्रिम पंक्तियों में लिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर प्राइम रोज ने सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों करीब 1842 में, और एक जगह थी कर्नाटक में रायचूर नामक एक स्थान पर, लिंग सुगर नामक, रायचूर के लिंग सुगर नामक स्थान से कुछ पत्थर के चाकू और भाले क्या बाणाग्र खोजे थे, है ना, मतलब जो बाण होता है ना, धनुष बाण, तो वो बाण का जो आगे का हिस्सा होता है वो इसको मिला था, डॉक्टर प्राइम रोज को मिला था। कहां से मिला था? कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंग सुगर नामक स्थान से मिला था, है ना। कब मिला था? 1842 में मिला था। तो ये पाषाण काल का पहला खोजा गया साक्ष्य था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप भी लिख लेना। ठीक है, मैं बोलता हूं उसके हिसाब से आप लिखते जाना, और मैं भी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट लिखूं। और किसी का सजेशन आया था मुझे कि सर आप जब लिखते हो तो थोड़ा साइड में हो जाया करो ताकि हम भी आसानी से लिख सकें। और एक ये भी सजेशन आया था कि आप ग्रीन पेन का इस्तेमाल कम करें ताकि हमको अच्छे से दिख सके, क्योंकि ग्रीन पेन दिखता कम है। तो मैं ग्रीन पेन का उपयोग सिर्फ हेडिंग डालने में करूंगा, तो बाकी मैं ब्लैक और रेड पेन का ही इस्तेमाल करूंगा। तो आप निश्चिंत रहें और आप ऐसे ही सजेशन देते रहें ताकि मैं अपने आप को और परिष्कृत करके और आपके सामने मेरा एक लेटेस्ट वर्जन लॉन्च करता रहूं, है ना, अपने आप को परिष्कृत करता रहूं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे को ये सजेशन दिया था। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूं 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइम रोज ने कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंग सुगर नामक स्थान से कुछ पाषाण उपकरण ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं तीर क्या, बाणाग्र लिखेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा, बाणाग्र लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बाणाग्र व चाकू पाषाण उपकरण खोजे थे। ठीक है, तो ये था हमारे मतलब पहली बार खोजा गया कोई कुछ उपकरण थे जो हमारे यहाँ पे 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइम रोज ने कर्नाटक में खोजे थे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा चरण आता है, दूसरा नाम इसमें हम ले सकते हैं, वो नाम आता है जॉन इवांस का, जिन्होंने 1853 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर में और कुछ साक्ष्य वहां भी देखे थे इन्होंने, ऐसे मतलब पाषाण काल से संबंधित। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर पे हेडिंग डाल देता हूं, आप भी लिखते रहना। ठीक है, मैं साइड में हो गया, आप लिख लेना। दूसरे नंबर पे आ जाएगा जॉन इवांस। ठीक है, जॉन इवांस। ठीक है, इवांस या इवानसन भी आपको नाम मिल सकता है, मैं दोनों ही लिख देता हूं। चलो, इवानसन, जॉन इवांस या इवानसन। ठीक है, देखो इन्हों को क्या हुआ था 1853 में, मैं लिख देता हूं 1853 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर में
जबलपुर में कुछ 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 पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो जॉन इवांसन का नाम आता है 1853 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर में कुछ पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे, ठीक है। इसमें देखो ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है, जो पहली बार खोजा जाता है ना, कोई भी काम पहली बार होता है तो वो थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो आप इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा के रखना, थोड़ा सा, ठीक है। मोस्ट में लिख देता हूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक क्रम ध्यान रखना। कई बार क्या 4 ऑप्शन देके और ये पूछ लिया जाता है कि पाषाण काल से संबंधित कौन सा विद्वान नहीं था, तो वहां पे आपको ऐसा नाम दिख जाए तो आप मान लेना कि भाई ये भी व्यक्ति पाषाण काल से जुड़ा हुआ था। इतना कोई सवाल बनता है, वरना ये नेट वगैरह में सवाल बनता है इतने ज्यादा डिटेल में, है ना। अब देखिए तीसरे नंबर पे मैं जो नाम लूंगा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, इसको बेहतरीन तरीके से याद रखना है और अच्छे तरीके से आप सुनेंगे और बढ़िया तरीके से इसको नोट्स में आप ऐड करेंगे। ये नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट का नाम, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है, जिनको किताबों में आर बी फुट के नाम से भी लिखा गया है ना, आर बी फुट, ठीक है। आपको कोई सा भी नाम मिल सकता है, आप इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें और शॉर्ट भी ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। इसको आप पाषाण काल में जो याद रखा जाने वाला सवाल है वो सबसे ज्यादा सवाल महत्वपूर्ण ये वाला है, ठीक है। इसके अलावा एक और आएगा, वो मैं बताऊंगा, 2 सवाल अधिकतर पाषाण काल से पूछे जाते हैं, जिसमें ये सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। हुआ क्या था प्यारे साथियों, 1863 ईस्वी में जो मद्रास है वहां के पल्लवरम नामक स्थान से इसने एक हस्त कुठार यानी कि हैंडेक्स खोजा था, कुलाड़ी खोजी थी, जो कि पाषाण काल की खोजी गई प्रथम कुलाड़ी थी, ठीक है। इसके अलावा भी इसने और भी बहुत सारे जो थे उपकरण खोजे पाषाण काल के, और 1873 में वियना में एक पुरातात्विक प्रदर्शनी हुई थी, है ना। जितने भी पुरातात्विक स्रोत थे पूरे विश्व के, वो वहां पर अन्य सारे विद्वानों ने प्रदर्शित किए, उसमें रॉबर्ट ब्रूसफुट भी गए 1873 में वियना में, और उस प्रदर्शनी में इसने भारत से खोजे गए जितने भी जो पाषाण उपकरण थे उनको इसने वहां पे प्रदर्शित किया। तो उनमें टोटल जो उपकरण थे वो 78 थे, कितने थे, 78 थे, जिसमें से 41 जो उपकरण थे वो पॉलिश युक्त थे और 37 उपकरण भौंडे थे, भद्दे थे, है ना। तो ये आंकड़ा आप थोड़े से ध्यान रखना, और इन सब की जानकारी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किस पुस्तक में दी है। एक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री एंटिक्विटीज इन इंडिया, ठीक है। ये पुस्तक थी जिसमें इसने अपना नाम ये जो उपकरण थे उनका नाम दिया है, ठीक है। सॉरी मैं इसमें लिख देता हूं अब, ठीक है। ठीक है, आप भी लिखना, और इसमें लिखते हैं हम कि 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर पल्लवरम नामक स्थान से एक पाषाण निर्मित हस्त कुठार खोजा था, एक पाषाण निर्मित हस्त कुठार
हस्तकुठार, हस्तकुठार को हम अंग्रेजी में लिखते हैं हैंड एक्स, है ना, हैंड एक्स, हैंड एक्स, यानी कि इसको कुल्हाड़ी भी लिख सकते हैं हम ना, मैं ब्रैकेट में साइड में कुल्हाड़ी भी लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हैंड एक्स, हस्तकुठार खोजा था, ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिए, हैंड एक्स खोजा था, खोजा था, जो कि भारत में खोजा गया, खोजा गया पाषाणकालीन, पाषाणकालीन प्रथम हैंड एक्स था, प्रथम हस्तकुठार था, ठीक है, प्रथम हस्तकुठार था, ठीक है, आप अच्छे से लिख लो, मैं साइड में हो गया। भारत में खोजा गया प्रथम पाषाणकालीन हस्तकुठार था, किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस ने खोजा था। कब खोजा था? 1863 में खोजा था। कहां से खोजा था? मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से खोजा था। इस स्थान को आप बड़े जबरदस्त तरीके से याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये नाम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर देता हूं, इस सन को भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। इस नाम को भी मैं कर देता हूं बॉक्स में बंद, ठीक है। आप भी ऐसे अंडरलाइन करके और तब पढ़ा करो ताकि चीजें हमारे जहन में ये अच्छे से बैठ जाए। जैसे हम कॉफी का पन्ना खोलें तो यही चीज दिखे जो इंपॉर्टेंट है ना, इस प्रकार से आप अंडरलाइन कर दिया करें, ठीक है। तो ये थे रॉबर्ट ब्रूस। अब रॉबर्ट ब्रूस ने इतना गजब का काम किया था, इसलिए रॉबर्ट ब्रूस को भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं नीचे लिख देता हूं, भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस को कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो मैं एक अगले पॉइंट के रूप में यहाँ पर लिख देता हूं, भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक आरबी फुटको, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस आप लिख लेना, मैंने आरबी फुटे लिखा है। आरबी फुटको कहा जाता है, ठीक है। आरबी फुटको कहा जाता है, ठीक है। आप उतार लीजिए, मैं साइड में हो गया। और इसकी क्या विशेषता है कि इन्होंने 1873 में जो वियना में जो पुरातात्विक प्रदर्शनी हुई थी, उसमें इन यहां से प्राप्त किए गए सारे जो पाषाणकालीन उपकरण थे उनको उस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था, ठीक है। वो बात भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, काफी बड़ा योगदान था। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, चलो ऊपर ही लिख लेते हैं, आप नीचे से लिखिए, मैं ऊपर से इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, आप नीचे से लिखते जाइए। अभी इसी बिंदु में चल रहे हैं ना, रॉबर्ट ब्रूस में लिखना है आपको, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस का देखो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, मैं यदि इसको नंबरिंग दूं तो इसको 1 नंबर दे सकते हैं, इसको हम 2 नंबर दे सकते हैं, और ये 3 नंबर रॉबर्ट ब्रूस का मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। 3 नंबर में हम लिखेंगे कि 1873 ईस्वी में आरबी फुट ने वियना में आयोजित पुरातात्विक प्रदर्शनी में भारत से खोजे गए पुरातात्विक प्रदर्शनी में कुछ पुरातात्विक उपकरणों का प्रदर्शन किया।
इन्होंने अपनी पुस्तक, आगे लिखते हैं इसी में ही, ठीक है। चलो अगले चौथे पॉइंट के रूप में मैं लिख देता हूं नीचे। चौथा ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी, है ना। ये आपने उतार लिया होगा नीचे से। देखो चौथा पॉइंट हो जाएगा इसमें कि आरबी फुट ने अपनी पुस्तक को मैं थोड़ा रेड पेन से लिख देता हूं। प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में, एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया पुस्तक में, अपनी पुस्तक प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया में इन्होंने 78 प्रकार के पाषाणोपकरणों का उल्लेख किया। पाषाणोपकरणों का उल्लेख किया, ठीक है। कितने उपकरणों का उल्लेख किया? 78 प्रकार के पाषाणोपकरणों का उल्लेख किया, जिनमें से 41 पॉलिश युक्त थे। 41 उपकरण है ना, 41 उपकरण पॉलिश युक्त वे 37 भद्दे थे, ठीक है। ये आंकड़ा ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। मैं थोड़ा सा रेड पेन से इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। ये आंकड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना बस, ठीक है ना। तो ये थे हमारे रॉबर्ट ब्रूस फुट। इनका इतना बड़ा योगदान था कि उस जमाने के और इतने सारे उपकरणों को इन्होंने और वियना में जाके प्रदर्शित किया, और इसीलिए हमने इनको भारत के प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा, ठीक है। ये वैसे रहने वाले इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के ये भूवैज्ञानिक थे, आप लिख लेना, इंग्लैंड के भूवैज्ञानिक थे। और भारत में इन्होंने काफी कुछ शोध कार्य किया, और इनकी जो मृत्यु हुई वो कलकत्ता में हुई। और आज भी जो हमारा जो कर्नाटक का जो बेलारी संग्रहालय है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट का ही संग्रहालय है। वहां पे इनके द्वारा किए गए शोध कार्य की संपूर्ण जानकारी हमको मिल जाती है ना। तो आप लिख देना, क्या लिखोगे? चलो मैं लिख देता हूं छोटा सा। आरबी फुट की जो मृत्यु हुई थी, 5वें पॉइंट के रूप में लिख देते हैं, आरबी फुट की मृत्यु कलकत्ता में हुई, है ना, कलकत्ता में हुई। और इनका संग्रहालय कहाँ है? आरबी फुट का संग्रहालय बेलारी संग्रहालय जो है, बेलारी संग्रहालय कहाँ है? कर्नाटक। ये किसका संग्रहालय है? आरबी फुट का, ठीक है, आरबी फुट का संग्रहालय है। तो ये थे हमारे आरबी फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिनका पाषाण काल के खोज कार्य में काफी जबरदस्त योगदान था। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसकी खोज में से यदि सवाल बनता है तो सबसे ज्यादा सवाल रॉबर्ट ब्रूस फुट से ही बनता है, ठीक है। और इसका लगभग जितना भी पूछा जा सकता है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चलो एक बात और लिख ही देता हूं। आरबी ब्रूस फुट जो थे, आरबी फुट एक अंग्रेज थे। आरबी फुट एक अंग्रेज भूवैज्ञानिक थे। सॉरी,
एक अंग्रेज भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये क्या थे। जैसे अभी रीट में कुछ दिन पहले पूछा था कि जो क्या नाम से थे वो, कांग्रेस से जुड़े हुए थे ना, एक अंग्रेज थे, अभी याद नहीं आ रहा है, वो एक पक्षी विज्ञानी थे, है ना, उनका पूछ लिया था, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट का। अब जो इस कड़ी में अगला पॉइंट था, रॉबर्ट ब्रूस फुट हमारे तीसरे नंबर पे हमने लिए थे। उसके बाद जो चौथा नंबर आएगा इसको आप लिख लो, ठीक है। अब चौथे नंबर पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डी टेरा व पीटरसन का नाम और आता है, थोड़ा सा नाम है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे मैं डाल देता हूं डी टेरा व पीटरसन, ठीक है, डी टेरा व पीटरसन। ये प्यारे साथियों, इनके नेतृत्व में एक दल आया था अमेरिका के जो येल विश्वविद्यालय है वहां से और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है वहां से, करीब 1932 से 35 के समथिंग ये आए थे। और हमारे जो भारत का जो उत्तरी इलाका है, पंजाब, कश्मीर और शिवालिका क्षेत्र, यहाँ से इन्होंने कुछ पाषाण उपकरण खोजे थे, ठीक है। बस इतना सा ही मामला है, इसमें हम लिख देते हैं इसको। तो मैं लिख देता हूँ 1932 से 1935 ईस्वी के मध्य येल व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से टेरा व पीटरसन के नेतृत्व में, टेरा व पीटरसन के नेतृत्व में एक विद्वानों का दल भारत आया, तथा कश्मीर, पंजाब व शिवालिका क्षेत्रों से, कुछ साक्ष्यों की खोज की, ठीक है। अब आप अच्छे से उतार लीजिए, इसमें ज्यादा समझने का कुछ है नहीं, एक तथ्यात्मक बात है कि 1932 से 35 के मध्य में येल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से टेरा व पीटरसन के नेतृत्व में कुछ विद्वान आए थे। और उत्तरी भारत में ऐसे भी सवाल आ सकता है, उत्तरी भारत में सवाल ये भी आ सकता है, हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में किसने है जो खोज का कार्य किया था पाषाण काल में, तो मतलब पाषाण काल से संबंधित कुछ साक्ष्य खोजे थे, तो टेरा व पीटरसन के नेतृत्व में आए थे। कहाँ से आए थे ये पूछा जा सकता है, केल व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आए थे। किस क्षेत्र में काम किया था, उत्तरी भारत में किया था, पंजाब, कश्मीर और शिवालिका क्षेत्र में किया था, या हिमालय के आसपास किया था। इस प्रकार से आपको जवाब दे देना है, ठीक है। तो ये खोज वाला जो पोर्शन था जो हमने परिचय में देखा था, परिचय में दो ही बिंदु थे हमारे कि पाषाण काल का नाम पाषाण काल क्यों पड़ा, ये हो गया, और दूसरा जो रहता है खोज वाला काम वो हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके विभाजन वाले बिंदु पर, ठीक है, जो कि काफी बड़ा चलने वाला है। तो आज हम एक बेसिक इंट्रो कर लेते हैं विभाजन का। मैं इसको मिटा देता हूं, आपने ये उतार लिया होगा, ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। प्यारे साथियों, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, इसको आप बड़े ही तल्लीनता के साथ पढ़ना और अच्छे से नोट्स बनाना। ये नोट्स आपको जीवन भर काम देने वाले हैं, है ना। नौकरी लग जाओगे तो भी आपको जब पढ़ाने जाओगे
तो भी आप इन्हीं नोट्सों को पढ़ के जाना और अच्छे से बच्चों को पढ़ाना, और जॉब के लिए तो आप पढ़ोगे ही, ठीक है। तो ये बेहतरीन तरीके से आपको काम देने वाले हैं। चलो हम पाषाण काल का विभाजन के ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, सॉरी, हाँ देखो, पाषाण काल का जो विभाजन है वो पहली बार सर जॉन लुबाक ने, एक विद्वान हुआ था, एक अंग्रेज इतिहासकार था सर जॉन लुबाक, उसने एक पुस्तक लिखी थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स पुस्तक में उसने पहली बार पाषाण काल का विभाजन किया, और वो विभाजन था 2 भागों में था। 2 भाग कौन कौन से थे? एक तो था पुरापाषाण काल और एक था नवपाषाण काल, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि इतिहास में जो पुरापाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग और नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले कौन थे? सर जॉन लुबाक थे, ठीक है। लेकिन हम इतिहास का विभाजन पाते हैं 3 भागों में। इस पाषाण काल का विभाजन पाते हैं 3 भागों में। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब ये बीच में मध्य पाषाण काल कहां से आया? देखिए, आप थोड़ा सा सोचिए, गौर करना बात पर। एक बार हुआ क्या था, 1800 करीब 67 की बात है। 1867 में जब एक विद्वान थे ACL कार्लाइल, है ना। ACL कार्लाइल जब हमारे विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वहां से गुजर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने कुछ ऐसे उपकरण देखे और उनको काफी गहनता से देखा, उनको उठाकर अपने साथ लाए, और उन्होंने जब उन उपकरणों की समानता देखी तो ना तो वो पुरापाषाण काल में रखने योग्य थे और ना वो नवपाषाण काल में रखने योग्य थे। कुछ विशेषताएं ऐसी थी जो उसमें भी पुरापाषाण काल में भी जा रही थी, कुछ विशेषताएं ऐसी थी नवपाषाण काल में भी जा रही थी, और कुछ विशेषताएं ऐसी थी जो दोनों में ही नहीं जा रही थी। तो इतिहासकार बड़े कंफ्यूज में रहे कि आखिर इन उपकरणों को किस श्रेणी में रखा जाए। तो उनके लिए फिर उन्होंने क्या किया, एक नई श्रेणी विकसित की, एक नया नाम दिया, और उस श्रेणी का नाम था मध्य पाषाण काल। कि इन दोनों को इन उपकरणों को, इन दोनों जो काल हैं, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, दोनों के मध्य में डाल दिया जाए। इसलिए मध्य पाषाण काल भी अस्तित्व में आ गया, ठीक है। तो इतिहास का जो विभाजन किया वो हमने पत्थर के उपकरणों के आधार पर, और पूरे काल को, इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है ना। तो कैसे कैसे बांटा, ये जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई है, इन तथ्यों को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, विभाजन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। विभाजन का जो वो रहेगा, जो भी रहेगा वो एक चार्ट हम बना देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम विभाजन में लिखें, तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, विभाजन, ठीक है। विभाजन किसका विभाजन? पाषाण काल का विभाजन, ठीक है। तो पाषाण काल के विभाजन में हम लिखें 1864-65 की बात है ये, ठीक है। एग्जैक्ट डेट मिलती नहीं है, कई किताबें 64 लिखती हैं, कई 65 लिखती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 64-65 लिख देता हूँ, कोई ये बहुत महत्वपूर्ण डेट नहीं है। 1864-65 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में पाषाण काल को पहली बार
दो भागों में विभाजित किया, दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन से थे वो दो भाग? देखिए मैं लिख देता हूं। पहला भाग तो था कौन सा? पुरापाषाण काल, है ना, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। और दूसरा भाग था नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। अब देखिए शुरुआत में देखो, पहली बार मैंने लिखा है, पहली बार पाषाण काल का पहली बार विभाजन किसने किया, ये सवाल भी आ सकता है। तो किसने किया? जॉन लुबाक ने किया। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो प्री हिस्टोरिका टाइम्स से, इनकी जो पुस्तक है सर जॉन लुबाक की, वहां से मिलती है। ठीक है, और पहली बार जब विभाजन किया तो ये शब्द पहली बार इस्तेमाल किए गए। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो सर जॉन लुबाक ने किया। या ये पूछ लें कि पुरापाषाण काल का पहली बार प्रयोग किसने किया, पुरापाषाण काल शब्द का, तो भी सर जॉन लुबाक आएगा। तो मैं ये फैक्ट भी यहां पे नीचे लिख देता हूं। ठीक है, ये दूसरा फैक्ट हो जाएगा कि पुरापाषाण काल, जिसको हम पैलियोलिथिक एज बोलते हैं ना, पुरापाषाण काल व नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल व नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग सर जॉन लुबाक ने किया। ठीक है, सर जॉन लुबाक ने किया। ठीक है, ये फैक्ट काफी शानदार फैक्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पुरापाषाण काल शब्द का और नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग सर जॉन लुबाक ने किया था। किसमें किया था? प्री हिस्टोरिका टाइम्स अपनी पुस्तक में किया था। ठीक है, अब एक पॉइंट और मैं लिखता हूं नीचे यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 1867 में, और क्या नाम था उनका, ACL कार्लाइल को विंध्याचल पर्वत की जो पहाड़ियां थी वहां से जब वो गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसे उपकरण मिले जिनको ना तो पुरापाषाण काल में रखा जा सकता था, ना नवपाषाण काल में रखा जा सकता था। इसलिए उनके लिए एक अलग काल बनाया इन दोनों के मध्य का, जिसको हम मध्यपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण घटना है और महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से सवाल काफी बार बनता है। ठीक है, तो एक और फैक्ट के रूप में, एक और बिंदु के रूप में आप यहाँ पे लिखें कि 1867 ईस्वी में ACL कार्लायल को विंध्याचल की पहाड़ी से कुछ ऐसे पाषाण उपकरण प्राप्त हुए, जिनको न तो पुरापाषाण काल में रखा जा सकता था, न तो पुरापाषाण काल में रखा जा सकता था, और न ही नवपाषाण काल में रखा जा सकता था। अतः इन उपकरणों को
एक अलग ही काल में इन उपकरणों को मध्य पाषाण काल में रखा गया। इन उपकरणों को मध्य पाषाण काल में रखा गया। ठीक है, कारण क्या था आप समझ गए होंगे कि दोनों इनकी विशेषताएं ऐसी थी तो ना तो इसमें परफेक्ट बैठ रही थी ना इसमें परफेक्ट बैठ रही थी, इसलिए इसको मध्य पाषाण काल में रख दिया। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि पाषाण काल जो है वो 3 भागों में बढ़ जाता है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो हम अब आप इसको उतार लीजिए, मैं इसको मिटा के और इसके 3 भागों में इसको बांट देते हैं, बना देते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसको उतारिए। सॉरी, चलो मैं इसको मिटा देता हूं, अब आपने उतार लिया होगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे साथियों, पाषाण काल को अब हम जो पत्थर के उपकरण व्यवहार में और प्रयोग में लिए जाते थे उनके आधार पर, है ना, पाषाण उपकरणों के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बांट देता हूं सीधा ही। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पुरा पाषाण काल, ठीक है, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और जो तीसरा है, तीसरा जो होगा वो होगा नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। ठीक है, ये 3 भागों में जो बांटा है ना, वो हमने किस आधार पे बांटा है? ये जो बांटा है हमने पत्थरों के उपकरणों के आधार पे बांटा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आधार क्या है इसका, बांटने का आधार क्या है? आधार है हमारा पाषाण उपकरणों के आधार पर, पाषाण उपकरणों के आधार पर। ठीक है, आधार पर। ठीक है, ये कई बार पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि किस आधार पे हम पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, तो पाषाण उपकरणों के आधार पर। ठीक है, इसको देखो अंग्रेजी में बोलते थे पैलियोलिथिक एज, इसको मेसोलिथिक एज और इसको नियोलिथिक एज। अंग्रेजी में भी ध्यान रखना है, कई बार वो हिंदी का शब्द नहीं देकर कंपटीशन एग्जाम में अंग्रेजी का शब्द दे दिया जाता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, इसको लिखेंगे हम मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। ठीक है, नियोलिथिक एज। ठीक है, अब तीनों का जो काल रहेगा, तीनों का जो काल है वो ये है, तीनों का काल मैं यहां पे लिख देता हूं। पुरा पाषाण काल जो है ये माना जाता है करीब 2 लाख ईसा पूर्व से और 10,000 ईसा पूर्व के बीच का काल, है ना, काफी बड़ा काल है इसका। कितना है? 2 लाख बीसी से 10,000 बीसी, है ना, 10,000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, है ना, ये काल है इसका, 2 लाख से 10,000। और इसका काल आ जाएगा फिर हमारा 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। ठीक है, इसका 10,000 बीसी से 6,000 बीसी, और इसका जो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 6,000 बीसी से 6,000 बीसी से 1,000 बीसी तक, 1,000 बीसी तक। ठीक है, आप देख रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों,
इसमें जो देखो सबसे बड़ा अंतर इसमें आ रहा है। देखो कितने साल का ये काल है, ये काल है लगभग हमारा, लगभग क्या 2 लाख में से 10,000 घटा देंगे तो अब अपना आ जाएगा 1,90,000 का कार्यकाल है इसका। पूरा पाषाण काल जो है 1,90,000 वर्ष तक चला था, ये वर्ष है ना, और ये चला है लगभग 4,000 वर्ष तक, और ये रहा है 5,000 वर्ष तक। अब चूंकि 1,90,000 साल का कोई काल रहा है तो सीधी सी बात है उसके आरंभिक काल में और उसके अंतिम काल में काफी परिवर्तन आया होगा, उसकी सामाजिक व्यवस्था में, उसकी राजनीतिक व्यवस्था में, उसकी धार्मिक व्यवस्था में, उसकी आर्थिक व्यवस्था में, हर जगह एकदम परिवर्तन आया होगा, आमूलचूल परिवर्तन आया होगा, क्या आया था। इस वजह से क्या किया इतिहासकारों ने, इतने लंबे काल को समझने के लिए इस पूरे काल को भी वही पाषाण उपकरणों के आधार पर 3 भागों में और बांट दिया, जबकि इनको नहीं बांटा। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में या साक्षात्कार एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि क्या कारण है कि पूरा पाषाण काल को तो 3 भागों में बांटा, लेकिन मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को 3 भागों में नहीं बांटा, 3 या किसी भी भागों में नहीं बांटा। कारण है कि इसका जो काल है 1,90,000 वर्ष का है, और इतना लंबा कार्यकाल होने के कारण इसके आरंभिक वर्ष में, आरंभिक समय में और अंतिम समय में आमूलचूल परिवर्तन आए थे, है ना। इस वजह से हम इसको ढंग से समझ पाए, इसलिए इसको 3 पार्टों में बांट दिया। देखो कौन कौन से थे तीनों भाग, मैं यहाँ पे 3 भागों में बांट देता हूं इसको। जो तीनों भाग थे इसके वो कुछ इस प्रकार थे। पहला भाग आ जाएगा निम्न पुरा पाषाण काल। क्या आ जाएगा? निम्न पुरा पाषाण काल, ठीक है। निम्न पुरा पाषाण काल, इसको हम लिखेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज। दूसरा जो विभाजन है इसका वो है दूसरा जो है मध्य पुरा पाषाण काल, है ना, मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। इसको लिखेंगे हम मिडिल पैलियोलिथिक एज, ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक एज। और जो तीसरा जो है वो है अपर पैलियोलिथिक एज, यानी कि उच्च पुरा पाषाण काल, है ना, उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक। इसको हम लिखेंगे अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। देखो अंग्रेजी में आप याद रखोगे ना तो ये काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना फिर यहां पे देखो मध्य पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है ना विद्यार्थियों के। देखो यहाँ पे केवल पुरा शब्द एक्स्ट्रा लगा है, बाकी मध्य पाषाण काल, यदि पुरा को हटा दें तो ये भी मध्य पाषाण काल नजर आता है। इसलिए आप इस मिडिल शब्द को ध्यान रखोगे, मिडिल पैलियोलिथिक एज, जबकि ये क्या है? मेसोलिथिक एज, ठीक है। तो ये अंतर आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे, और ये विभाजन क्यों किया है ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो यहां से एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, वो सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है, नेट में पूछा गया है, प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, मैंने हर बार वो सवाल यहां से आते हुए देखा है। तो आप इसको काफी गौर से देखें और काफी अच्छी तरीके से आप अपनी रजिस्टर में लिखें, ठीक है। वो क्या है कि ये जो विभाजन किया है ना, वो हमने ये विभाजन भी और ये विभाजन भी इनके पाषाण उपकरणों के आधार पर किया है, ठीक है। इस काल में तो हम कैसे उपकरण थे उनको हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले लिखूंगा पुरा पाषाण काल के उपकरणों को, ठीक है। तो पुरा पाषाण काल के उपकरण कौन कौन से थे? पुरा पाषाण काल के उपकरणों में आ जाएंगे हमारे, एक तो आ जाएगा चापर, है ना, CHAPER, ठीक है, चापर। ये थोड़ा स्पेलिंग आप देख लेना, चापर, इसको चापर को बोलते हैं गंडासा बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? गंडासा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाला है, इसके नीचे वाला ये, है ना, निम्न पुरा पाषाण काल का उपकरण है। सॉरी
ठीक है, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। चॉपर, एक आता है चॉपिंग, एक आता है चॉपिंग, ठीक है, चापर चॉपिंग, है ना, चापर चॉपिंग और चापर चॉपिंग, और एक आता है अपने क्लेवर यानी कि विदारणी, है ना, विदारणी, विदारणी, विदारणी को हम अंग्रेजी में क्लेवर लिखते हैं, क्लेवर, हाँ CLAVER, ठीक है, क्लेवर, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो आता है इसका हैंडेक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, संभवतः नीचे आप कट सकता है, तो मैं यहाँ पे हैंडेक्स लिख देता हूँ। हैंडेक्स तो है ही है, हस्त कुठार, है ना, हस्त कुठार है ये ना, हैंडेक्स यानी हस्त कुठार, ठीक है। तो ये हो गया निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण है ये, ठीक है, क्या है, निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण हैं, ठीक है। और अब मैं लिखता हूं मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण, ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों में कौन कौन से आते हैं, देखिए प्यारे साथियों, मैं यहाँ पे ऐसे एरो बना के लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो रेड पेन में लिखा है वो निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों का है, ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल में हम रखेंगे एक तो रखेंगे हम स्क्रैपर को, खुरचनी को, है ना, खुरचनी, खुरचनी को रखेंगे, खुरचनी, है ना, जिसको अंग्रेजी में लिखते हैं स्क्रैपर, स्क्रैपर, ठीक है। एक तो हो गया खुरचनी और एक हो जाएगा बेधनी, बेधनी, है ना, बेधनी को अंग्रेजी में लिखते हैं पॉइंट, ठीक है, बेधनी को लिखते हैं पॉइंट, ठीक है। ये हो गया निम्न पुरापाषाण काल का और मध्य पुरापाषाण काल का। उच्च पुरापाषाण काल का आइए, उच्च पुरापाषाण काल को मैं वापस रेड पेन से लिख रहा हूं, ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल में जो उपकरण हमको मिले थे वो मिले थे, एक तो मिलता है हमको ब्लेड मिलता है, ब्लेड, है ना, और एक मिलता है ब्यूरिन, है ना, ब्यूरिन, ब्यूरिन अंग्रेजी का शब्द है, ब्यूरिन को हिंदी में लिखते हैं तक्षणी, ये है तक्षणी, ठीक है, तक्षणी को हम अंग्रेजी में लिखते हैं ब्यूरिन, ब्यूरिन, ठीक है, ब्यूरिन। और दूसरा जो हो जाएगा तक्षणी के बाद में, एक तो हो गया तक्षणी यानी ब्यूरिन, और एक हो जाएगा ब्लेड यानी कि फलक, है ना, फलक है हिंदी का शब्द, फलक, ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे ब्लेड, ठीक है, ब्लेड, फलक या ब्लेड। कट रहा हो तो आप कमेंट करके बताना ताकि मैं ध्यान रखूंगा आगे, मैं बोल रहा हूं उस हिसाब से लिख लेना, मेरे हिसाब से तो आ ही रहा होगा सही, ठीक है, तक्षणी और एक हो गया फलक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये तीनों कालों के उपकरण लिख लिए। जैसे निम्न पुरापाषाण काल का चापर गंडासा नहीं होता, चापर खंडक होता है ना, सॉरी, चापर क्या होता है, खंडक होता है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं चापर खंडक, खंडक। और ये जो चॉपिंग होता है ना, ये होता है गंडासा। गंडासा जो होता है प्यारे साथियों, आपने देखा होगा गांवों में पहले होता था जिसमें दोनों साइड धार होती थी गंडासा में, और ये जो खंडक होता है ना, इसमें एक ही साइड धार होती है ना, गंडासा में दोनों साइड धार होती थी, तो उससे जो चारे की कुट्टी की जाती थी, या ना कुट्टी की जाती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा हो गया। ध्यान रखना, यहां से सवाल लगभग पूछा जाता है हर एग्जाम में, नेट की एग्जाम में जहां जहां पाषाण काल लगा हुआ है, यहां से सवाल पूछा जाता है। तो आप इस वाले पोर्शन को मोस्ट लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहां से सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये जो रेड पेन से लिखा वो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल के ये 2 हो गए, उच्च पुरापाषाण काल के ये 2 हो गए, ठीक है। अब देखो मध्य पाषाण काल में कौन से उपकरण थे। मध्य पाषाण काल के उपकरणों को मैं यहां से रेड पेन से लिख रहा हूं। इसमें जो उपकरण थे ये भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अधिक पूछे जाते हैं ये भी। इसमें जो उपकरण थे वो अति सूक्ष्म उपकरण थे, अति सूक्ष्म उपकरण थे, अति सूक्ष्म उपकरण,
ठीक है, अति सूक्ष्म उपकरण इनको लिखते हैं हम माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रोलिथ जो उपकरण मिले थे वो हमको मध्य पाषाण काल में मिले थे ना, काफी छोटे थे, करीब 1 से लेकर 8 सेमी के बीच के थे। 1 से क्या करीब 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर आकार के थे, है ना, ये इस आकार के थे, मात्र बहुत छोटे छोटे थे। ठीक है, और इस काल के जो उपकरण थे वो काफी पॉलिशदार उपकरण थे, है ना, पॉलिश युक्त उपकरण थे, काफी अच्छे उपकरण हो गए थे। कहने का मतलब काफी तराश लिया था, मतलब दिखाई देखने में अच्छे थे, स्टाइलिश हो गए थे, है ना। तो यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं पॉलिशदार उपकरण, पॉलिशदार उपकरण। ठीक है, इसमें पॉलिशदार उपकरण हो गए थे। इसमें बिल्कुल यही हस्त कुठार वगैरह ये सब कुछ थे ही थे, ये जो सारे उपकरण थे इसमें भी थे, लेकिन ये इसमें तो अति सूक्ष्म हो गए थे, इसमें काफी पॉलिशदार हो गए थे। ये यहाँ पे जो थे ये भद्दे थे, मतलब भोंडे थे, ज्यादा सफाई नहीं थी इनमें, है ना, इस प्रकार के ये उपकरण थे। ये क्लास ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और यहाँ से सवाल आता ही आता है, ध्यान रखना, ये अच्छी एग्जामों में आता है, बड़ी एग्जामों में आता है। यहाँ से सवाल पूछते हैं, जैसे कोई भी उठा के दे देंगे कि मध्य पुरापाषाण काल का कौन सा उपकरण नहीं है, तो 2 ये देंगे, फिर मिलाएंगे कि 1 2 3 4 में से सेलेक्ट 1 2 3 4 1 2 2 1 इस प्रकार से सेलेक्ट करवाएंगे आपसे आंसर, है ना। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना। आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण क्लास है, इसको आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। सवाल यहाँ से आएगा ही आएगा, मान के चलिए नेट की एग्जाम में और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आता ही आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आ जाता है यहाँ से, लेकिन नेट में प्रोफेसर के बैच में तो मान के चलो ये आता ही आता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से तैयार करना ताकि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। और अब हम आगे जो अब हमारी अगली क्लास होगी वो यहाँ से होगी कि इस पुरापाषाण काल की, निम्न पुरापाषाण काल की क्या विशेषता है, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर यहाँ पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। इस प्रकार से पाषाण काल हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। आपको जो कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और कोई यदि शिकायत हो, कुछ सलाह हो आपको मेरे से, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आपकी सलाह का, आपकी शिकायत का स्वागत किया जाएगा। ठीक है, आप कुछ सलाह दोगे ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ गलती भी रह रही है या मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो आलोचना ही सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। यदि आप मेरी आलोचना नहीं करोगे ना तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूं या गलत पढ़ा रहा हूं, है ना। तो कहने का मतलब मैं मेरा एक परिष्कृत रूप आपके सामने ला ही नहीं सकता जब तक कि आप मेरी आलोचना नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए मुझे आशा है कि आप जरूर कोई ना कोई कमेंट जरूर करोगे, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे, वास्तविकता में ही वो कमेंट करना। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।